हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड और सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार इन ए फ्लैट रोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितनी मैक्सिमम स्पीड होती है अगर कोई गाड़ी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है कि सेंट्रिपिटल फोर्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स हम किसे कहेंगे। तो सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है सर्कुलर मोशन के लिए। कहने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराए, गोल गोल घुमाए, तो हमें इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स सप्लाई करना होगा। वो सप्लाई फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर मान लो मोशन में है तो अगर मोशन में है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा आगे की तरफ, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं जा रहा है, सर्कुलर पाथ इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि जैसे ही ये आगे जाएगा इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच लिया जाएगा। मतलब सेंटर की तरफ यहाँ पहुंचा, अभी आगे जाने की कोशिश करेगा लेकिन इसको सेंटर की तरफ खींच लिया जाएगा। फिर यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेगा लेकिन इसको सेंटर की तरफ खींच लिया जाएगा। तो ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तभी तो ये सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। मतलब ये आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखता है, साथ साथ सेंटर पे भी फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मोशन में है तो ये आगे जाएगा, ऐसे इस तरह से आगे जाएगा। तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स इसे खींच करके यहाँ ले आएगा। फिर यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स इस साइड ले आएगा, टुवर्ड द सेंटर लगता है, यानी यहाँ तक ले आएगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए a force required to move an object along a circular path with a uniform speed is called centripetal force. ये हमेशा रेडियस और टुवर्ड द सेंटर, इट एक्ट अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड सेंटर। ये हमेशा रेडियस के अलोंग लगता है और टुवर्ड द सेंटर। तो रेडियस यहाँ से यहाँ होगा, रेडियस यहाँ से यहाँ होगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड रेडियस, अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर। इस पॉइंट पे है अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर। centripetal force is not there then object will move along straight line. अगर सेंट्रिपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इधर नहीं लगता तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन मूव कर जाता सीधा, यानी यहाँ से सीधा चला जाता। जैसे ही सीधा ये जा रहा है इस पॉइंट पे पहुंचा, इसको खींच लिया गया सेंटर की तरफ। यानी सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए आप चाहते हो कि सर्कुलर मोशन हो, उसके लिए आपको सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है और ये हमेशा अलोंग एक्ट होता है अलोंग रेडियस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हो ये पॉइंट को सारे विद डायग्राम। दिस इज द वेलोसिटी एंड एफ इज द सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर। नेक्स्ट है, इस सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, घूम करके यहाँ जाएगा, फिर घूम करके यहाँ आएगा, फिर घूम करके यहाँ आएगा, तो ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर इस पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट पर अलोंग टेंजेंट, टेंजेंशियल। इस पॉइंट में किधर है, इस पॉइंट पे भी अलोंग टेंजेंट है और इस पॉइंट में भी टेंजेंट है और इस पॉइंट में भी टेंजेंट है। तो हर पॉइंट में टेंजेंशियल है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है यानी वेलोसिटी चेंज होता है, भले मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रही है, भले 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ और यहाँ भी 20, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो, तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो
स्पीड भले चेंज नहीं हो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, यानी स्पीड नहीं चेंज हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो, तो अपन क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से बनता है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज कर रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी में चेंज होगा। और जब जब वेलोसिटी में चेंज होता है, बॉडी का एक्सेलरेशन होता है। क्या पढ़े थे एक्सेलरेशन के बारे में? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी का एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ यहाँ, और ये सर्कुलर ट्रैक है येलो कलर का जो मार्क किया गया है, लेकिन इसकी टेंजेंशियल है, वेलोसिटी हमेशा अलोंग टेंजेंशियल होती है। एक्सेलरेशन की यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऑलवेज एक्ट इनवर्ड अलोंग रेडियस। वो किधर लगता है, अलोंग रेडियस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, वी स्क्वायर बाई आर। और आपने पढ़ा था ऐसा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर आर कट गया, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है, आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर r है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका वीडियो का डिस्कशन में देखना है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये कैसे आया आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को अपन, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड सेंटर, और इसी एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या हुआ, वी स्क्वायर बाई आर, और वी का मतलब क्या होता है, आर ओमेगा। ठीक है, आर इंटू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर आर कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर हुआ। अब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ क्या पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है, इसलिए आपको कौन सा एक्सेलरेशन लिखना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या फॉर्मूला हुआ, एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, सर्कुलर मोशन के रिक्वायरमेंट है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, एक स्टोन को आपको सर्कुलर पाथ में घुमाना है। आप चाहते हो कि आप सेंटर पे खड़े हो, और आप चाहते हो कि इस स्टोन को गोल गोल घुमाऊं मैं, तो अपने आप थोड़ी गोल गोल घूम जाएगा, बोलने से कि गोल घूमो घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको उसको रस्सी से बांधना होगा और उसको गोल गोल घुमाना होगा। अगर बीच से रस्सी को आप काट दोगे तो बॉडी टेंजेंशियली गिर जाएगा, भाग जाएगा टेंजेंशियली। यानी बॉडी की हमेशा एक सेंटर की तरफ तुमने पकड़ करके रखा है, एक फोर्स लगा रहे हो, और वो फोर्स क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार इसको समझाता हूँ मैं। जैसे आप यहाँ खड़े हो, ठीक, आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है, और आपकी स्ट्रिंग में क्या है, एक स्टोन है। आप इसको गोल गोल घुमाओगे, ऐसे गोल घूम रहा है, आप खड़े हो, ठीक है ना। तो आपने रस्सी से इसे पकड़ा है, तो आपने इसको अपनी तरफ एक फोर्स लगाया है। टेंशन तो दोनों साइड आउटसाइड होता है, तो यहाँ पर सेंटर की तरफ इस बॉडी पे फोर्स कौन लगा रहे हैं, टेंशन लगा रहा है। अगर ये टेंशन नहीं रहता, रस्सी अगर कट जाता, तो ये सर्कुलर मोशन में थोड़ी घूमता, ये कहाँ चला जाता, सीधा निकल जाता। तो अगर आप स्टोन को रोटेट करना चाहते हो, अगर आप स्टोन को रोटेट करना चाहते हो, तो याद रखना ये चीज, यहाँ पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप सर्कुलर मोशन में आप घुमाना चाहते हो इसे, तो यहाँ पर जो आपने स्टोन को पकड़ा है, पकड़ के रखा है और उसको घुमा रहे हैं ना गोल गोल, तो यहाँ पर रस्सी से आपने इसको ऐसे पकड़ करके रखा है,
तो रस्सी और स्टोन ऐसे करके है, तो एक टेंशन है, वो टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है। टेंशन की डायरेक्शन किधर है? इस साइड, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली, इस साइड अंदर की तरफ। यही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा एग्जांपल, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। अब सन है, सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमती है, ये आपको पता होगा। लेकिन जैसे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये प्लैनेट है। तो प्लैनेट सन के चारों तरफ गोल 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 इस तरह से घूमती है एलिप्टिकल पाथ में। तो ये एक मास है और ये भी एक मास है। तो मास, दो मास के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाता, क्योंकि ये मोशन में पहले से है, ये आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको खींच करके सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ ले आया, तो ये कैसा पाथ में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करने वाला फैक्टर जो है, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? प्लैनेट के केस में कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टोन रोटेट करा रहे हो, इसके केस में कौन प्रोवाइड करता है? टेंशन इन स्ट्रिंग। नहीं आएगा तो कमेंट करना, बताऊंगा, ठीक है ना? यहाँ पर एक प्लैनेट, ये सन, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो इसको पकड़ के रखा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता और ये मोशन में रहता तो ये तो आगे ही चला जाता, आगे एकदम स्ट्रेट लाइन में ये आगे चला जाता एकदम आगे। क्योंकि जैसे ही ये आगे जाएगा यहाँ से यहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के यहाँ ले आएगा। तुम बोलोगे सर इसको खींच करके यहाँ ला करके यहाँ क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि ये पहले से मोशन में है, यहाँ आने की कोशिश करेगा लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा तो फिर खींच करके यहाँ लाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई प्लैनेट रोटेट करता है सन को, सन के चारों तरफ, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करने वाला फैक्टर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह अगर कार हॉरिजॉन्टल रोड में सर्कुलर टर्न ले रहा है, आप ऐसे रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो जो फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है ऐसा, और आप सर्कुलर मोशन में गाड़ी चला रहे हो, आप सर्कुलर चलाना चाहोगे तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। टायर और उसके बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो गोल नहीं घूम पाएगा, वो आगे निकल जाएगा। समझ गए? अगर आप चाहते हो कि बाइक को गोल 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 घुमाओ, बर्फ में चला सकते हो क्या गोल गोल? नहीं घुमा सकते, क्योंकि बर्फ में स्लिप कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो सर्कुलर मोशन करे तो आपकी गाड़ी की ग्रिप और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, वही सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या समझ रहे हो आप? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है। पहले केस में आपने टेंशन समझा, दूसरे केस में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स समझा, और अगर कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न ले रही है तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स इधर नहीं लगता तो वो स्लिप करके आगे चला जाता, वो व्हीकल या आप कार चला रहे हो चाहे कुछ भी चीज़ चला रहे हो। दूसरी बात है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये तो आप जानते ही हो, है ना, बचपन से ही पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट आप जानते हो, इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये भी चार्ज है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये नहीं रहता तो ये अगर आगे की तरफ मूव करता तो आगे ही चला जाता, ऐसे यहाँ पहुँच जाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा इसको खींच करके यहाँ ले आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम बोलोगे सर यहीं क्यों लाया, अंदर क्यों नहीं लाया यहाँ? अरे अंदर लाने की कोशिश करेगा तब तक वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मोशन में है ना, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली मोशन में है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मोशन में है।
यहीं आके क्यों रुक जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, यहीं आके क्यों रुक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहुँचेगा तब तक आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा फिर इसको खींच के यहाँ ले आएगा। तो सर्कुलर मोशन आपका कंटिन्यूटी में हो रहा है। तो आप ये समझ लो कि इस केस में जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड समझते हो क्या होता है, ये ऐसा फ्लैट रोड है, फ्लैट एकदम, जैसे ये फ्लैट है ना, ऐसा रोड है एकदम फ्लैट, है ना, और इसी पे सर्कुलर फ्लैट है, ऐसा रोड है। आप चलाना चाहते हो उसमें व्हीकल, इस तरह से चलाना चाहते हो सर्कुलर, इसको बोलते हैं फ्लैट। फ्लैट उठा नहीं है, नीचे भी नहीं, ऐसा फ्लैट है। तो इसके लिए आपको पता, मैंने भी बताया, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड। ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर मोशन अगर कार कर रहा है लेवल रोड में, तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी व्हीकल की। जैसे मान लो ये एक व्हीकल है, ये एक फ्लैट रोड है, आप चाहते हो कि गाड़ी में ऐसा चलाऊं कि मैं स्लिप भी नहीं करूं और आराम से गोल 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 घुमाऊं। तो मैक्सिमम स्पीड की कोई लिमिट होगी। ऐसा थोड़ी है कि फ्लैट है कुछ भी चला लो, कितनी भी स्पीड से चला लो, ऐसा नहीं होता है। आपकी स्पीड चलाने की लिमिट है, तो वो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना होगा वो उसकी वैल्यू निकालनी। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रेडियस पे, कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, एक कार है, ये मान लो यहाँ पर कार है, ये पूरा डायग्राम नहीं बनाया हूँ, पूरा डायग्राम कैसा होता समझ लो, ये ऐसे करके फ्लैट है, इस तरह से गोल होता है, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा होता, और ये वाला एक होता ऐसा। ठीक है ना। तो एक पोर्शन लिया गया, यहाँ पर मैंने इसका बनाया है ऐसा सर्कुलर पाथ। तो ये बॉडी है, ये कार है, कभी कार यहाँ पहुँचेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो आपको पता है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। ठीक है, इनवर्ड ये रेडियस है, तो किधर लगता है, टुवर्ड रेडियस। तो इस साइड कार ऐसे घूम करके जा रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे घूम करके ऐसे आएगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इस साइड लग रहा है, इस साइड। ठीक है, और यही फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें लिखेंगे कैसे, F1 एंड F2 क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड। तो बोले सर चार चक्के, आप तो दो ही दिखा रहे, आगे से देख रहे तो दो ही दिखाई देगा ना, पीछे का चक्का, इसके पीछे का चक्का नहीं दिखाई दे रहा है, फ्लैट देख रहे हैं। आगे से देखोगे तो आगे का चक्का दिखाए, साइड से देखने से दिखता है, ये फ्रंट व्यू है। तो आगे और पीछे का चक्का जो है उसकी फ्रिक्शन क्या लिया गया, F1, और यहाँ की आगे और पीछे के चक्का का फ्रिक्शन क्या लिया गया, F2। ये किधर लगेगा, गाड़ी ऐसे गोल घूम रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की टुवर्ड द सेंटर, यानी इस साइड, क्योंकि रेडियस इधर है टुवर्ड द सेंटर। तो ये डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स का, ये पहली टायर का, ये दूसरी टायर का। एम क्या है, मास ऑफ द कार। आर है रेडियस ऑफ द ट्रैक, ये इतनी बड़ी ट्रैक है, मान लो सर्कुलर कर्व है, ऐसा ट्रैक मुड़ा हुआ, तो उसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा, तभी तो कर्व से ऐसे करके बनाएंगे ना आर्क, तो कोई ना कोई रेडियस होगा। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रैक। R1 और R2 है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है, ये एक सरफेस है और ये एक मान लो कार है, ऐसे रखे, ये सरफेस इस कार पे एक फोर्स लगाएगा, ये सरफेस इस कार पे एक फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, उसको ही अपन, तो इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कांटेक्ट में कार तो नहीं है, कार की टायर है, तो इससे आया R1 और इससे आया R2, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ, R1 प्लस R2। और M है, ये मान लो M है,
तो नीचे क्या लगेगा mg, नीचे क्या लगेगा mg। इसका मतलब r1 प्लस r2, बॉडी का मोशन तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बॉडी तो ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, बॉडी ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है। यहाँ पर आया है इस पॉइंट पे फ्रिक्शन इस साइड F1 और सेकंड टायर से जो है पहले टायर से फ्रिक्शन इधर और सेकंड टायर से फ्रिक्शन इधर, क्योंकि ये सेंटर है। ऐसे समझ में आ गया? तो बॉडी का मोशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इसका मतलब R1 प्लस R2 जो होगा वो mg के बराबर होगा। तो अभी थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लिए। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर, म्यू इंटू नॉर्मल। तो 1 लिखे हैं तो नॉर्मल 1, 2 लिखेंगे तो नॉर्मल 2। म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द, यानी ये टायर और ये सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है टायर किस कंपनी की है, रोड का क्वालिटी क्या है, रेसिंग वाला रोड है या ऐसे ऑर्डिनरी है या गांव का रोड है। कार भी चाहे व्हीकल, कोई भी व्हीकल, उसकी टायर कौन सी कंपनी की है, क्या क्वालिटी है, कैसी ग्रिप है, वो उस पर म्यू डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू एन होता है। तो क्यों निकाला जा रहा है? देखो फ्रिक्शन F1 इधर है, F2 इधर है। F1 क्या होगा? F1 होगा म्यू R1, F2 क्या होगा? म्यू R2, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स F1 प्लस F2 होगा, तो ऐड कर दिए। बट R1 प्लस R2 क्या था? mg। देखो यहाँ पर R1 प्लस R2 था mg के बराबर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? इसके जगह में R1 प्लस R2 की जगह में mg लिख दोगे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आया? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? म्यू mg। R1 और R2 क्या करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, और mg को क्या बोलते हैं? वेट। दोनों बैलेंस है ना, बॉडी का मोशन पर नीचे नहीं हो रहा है, बैलेंस है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg। ये आपका टोटल वैल्यू आया। ठीक है, अब देखो, और कार टू स्टे ऑन द रोड, आप चाहते हो कि कार सर्कुलर मोशन करे, यानी कार इसकी तरफ, इसके ऊपर गोल गोल घूमते रहे, स्टे ऑन द रोड। अगर स्टे ऑन द रोड नहीं रहेगा मतलब रोड से बाहर चला जाएगा। स्पीड चलाई, बाहर चले गए, यहाँ आई ऐसे टर्निंग आया, स्पीड चलाई, बाहर चले गए, ऐसे स्पीड चलाई, इधर आ गए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये कार इस रोड में आराम से चले, मतलब हमारी स्पीड भी मैक्सिमम निकल जाए और कार भी आराम से चले, क्योंकि हम सभी को स्पीड की ज़रूरत है। हम सभी स्पीड चाहते हैं ना, टाइम किसके पास है? टाइम तो किसी के पास नहीं है। तो हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं और हम स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो टर्म आएगा बैंकिंग, इसके बाद वाला बताऊंगा। लेकिन अगर फ्लैट रोड है, उसमें हमको अगर स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है एक बार उसको अच्छे समझो। देखो ये बॉडी यहाँ है ना, इस बॉडी पे दो फोर्स लगता है, एक टुवार्ड सेंटर की तरफ और एक जस्ट इसके अपोजिट, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कार पे, तो इस कार पे दो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। मैंने क्या बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा? इस केस में फ्रिक्शन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो फोर्स कहते हैं। वो कोई लगाता नहीं है, वो बॉडी फील करता है। जब तुम कार में टर्निंग करते हो, तुम कैसे बाहर की तरफ, गाड़ी चलती है, बस में बैठे हो, बस टर्निंग करता है, तुम किधर भागते हो? बाहर की तरफ। तो तुमने फील किया, वो सूडो फोर्स है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन फील होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बैलेंस रहता है तो गाड़ी यहीं रहेगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पहले से है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कोई दे रहा है, और वो देने वाला जो है वो इस केस में फ्रिक्शन है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था? mv²/r। अगर ये ज्यादा हो जाए तो गाड़ी तो आगे भाग जाएगी इधर, समझ रहे हो? फेंका जाएगी इधर, तुम बैठे रहोगे तो इस साइड चले जाओगे तुम। तो तुम्हारी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर, इसलिए देखो ध्यान से, ये वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए ये वाले फोर्स से, क्योंकि ये वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो तुम तो कहीं के नहीं रहोगे।
तुम चाहते हो तुम इसी में रहो, लेकिन तुम पे इधर फोर्स लग रहा है, और तो इस साइड फोर्स लगना चाहिए, और वो लगाने वाला यहाँ फैक्टर है फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू जो होगी फ्रिक्शन फोर्स की, वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इस केस में? फ्रिक्शन फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जो बाहर की तरफ इस बॉडी पर लग रहा है, उसका फॉर्मूला mv²/r होता है। वही फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का भी होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी फील कर रहा है, सूडो फोर्स है, दिखाई नहीं दे रहा, फील कर रहा है ये कार। तो दोनों यानी ये वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, देखो हमने यहाँ लिखा है कि फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू एम जी, अभी डिराइव किया ना, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या आया? म्यू एम जी, है ना। ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने लिखा है, एक्चुअली में यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम ही होती है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। तो इसलिए आप यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम ही होती है, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो mv²/r, तो आपने सॉल्व किया तो कितना निकल रहा? v की वैल्यू अगर हम इक्वल टू देंगे, यानी रूट म्यू आर जी, यानी v किस पे डिपेंड कर रहा है? v डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तुम्हारी गाड़ी की टायर, सुनो, तुम्हारी गाड़ी की टायर और रोड के बीच में ग्रिप कितना बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। गाड़ी की अगर टायर की ग्रिप नहीं है, पूरा स्मूथ टायर है, तो म्यू की वैल्यू कम होगी, और म्यू की वैल्यू कम होगी तो तुम गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड की लिमिट लिमिट हो जाएगी, क्योंकि ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा, यानी तुम्हारी मैक्सिमम गाड़ी चलाने की जो स्पीड चलाने की जो तुम्हारी मतलब तुम्हारी इच्छा थी वो नहीं हो पाएगा। आर पे डिपेंड करता है, ज़्यादा रेडियस रहेगा ना गाड़ी, छोटा रेडियस रहेगा, सोचो थोड़ा इमेजिन करो, किस में गाड़ी चलाना आसान है? इतने छोटे वाले सर्कल में, या इतने बड़े वाले सर्कल में, या इतने बड़े वाले सर्कल में? ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले में अपने को रेडियस ज़्यादा मिलता है, इसमें आराम से तुम गाड़ी चलाओगे। छोटे वाले टर्न में अपने को थोड़ा दिक्कत होता है। तो जितनी आर होगी उतनी स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, और म्यू डिपेंड करता है कि गाड़ी और इसके बीच का, रोड और व्हीकल का टायर के बीच का फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। लेकिन हमारी इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई, हम चाहते हैं कि हम अपनी स्पीड की लिमिट को बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि हम अपनी स्पीड की लिमिट को बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ पर तो दो चीज़ कांस्टेंट है, म्यू और आर, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम यहाँ पर करेंगे इंट्रोड्यूस बैंकिंग का। किसका? बैंकिंग का। मतलब अभी हमने पढ़ा था ये फ्लैट है आपके रिस्पेक्ट में, और इसमें ये व्हीकल, इसमें सर्कुलर रोड बना हुआ है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर बना हुआ है, गाड़ी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। अब पढ़ेंगे कि ये रोड को थोड़ा बैंक कर दिया गया, अब गाड़ी इसमें ऐसे ऐसे करके घूम रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी है, ये बॉडी तो बाहर जाने की कोशिश करेगा ऐसे, तो अभी फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लगेगा ही, और इसका एक वेट वाला कंपोनेंट भी इधर आएगा, क्योंकि सीधा था तो वेट वाला कंपोनेंट तो नीचे लग रहा था, ऐसे हो गया तो वेट का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, यानी ये स्लाइड करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये मोशन में है, आगे की तरफ मोशन में, तो ये बाहर भागेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वेट वाला कंपोनेंट आ गया तो तुम ज़्यादा स्पीड से गाड़ी को भगा सकते हो। देखो उसको ही अपन बोलते हैं बैंकिंग। तो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बैंकिंग सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन ए बैंक रोड। बैंक रोड मतलब रोड का थोड़ा सा हॉरिजेंटल के साथ थोड़ा सा, जैसे ये हॉरिजेंटल है, ये पहले ऐसे कर 0 डिग्री था, अब थोड़ा सा एंगल बन गया इसके बीच में, इसको बोलेंगे बैंक रोड, बैंक्ड रोड, ठीक है, बैंकिंग किया गया। द सिस्टम ऑफ रेज ऑफ द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव इट्स इनर रेड। आपने देखा होगा जब आप टर्निंग करते हो बाइक से, तो ऐसा जब आउटर एज जो रहता है थोड़ा ऊंचा रहता है, गाड़ी यहाँ से चला करके तुम आ रहे थे ना स्ट्रेट, ये टर्निंग है ना, तो देखना यहाँ से जाओगे तो ये नीचा वाला पार्ट है, और यहाँ से जाओगे तो ये थोड़ा ऊंचा वाला पार्ट रहता है, ऐसे टिल्टेड रहता है, डायरेक्टली फ्लैट नहीं रहता, गाड़ी ऐसे आकर डायरेक्टली ऐसे नहीं मुड़ती, गाड़ी ऐसे आकर के ऊपर से ऐसे मुड़ती, थोड़ा फ्लैट रहता है, ऐसा एंगल बनता है, ऐसा एंगल हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल बना इसको अपन बोलेंगे, ये जो एंगल बना ना इसके बीच के बीच, उसको अपन बोलेंगे
एंगल ऑफ बैंकिंग। क्यों बैंकिंग की जरूरत पड़ी? सिंस फ्लैट रोड में तो हमें तो लिमिटेशन नहीं था। देखो लिमिटेशन किसकी किसकी पे डिपेंड कर रहा है? फ्लैट रोड की क्या प्रॉब्लम थी? फ्लैट रोड में म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू तो फिक्स नहीं होता। गाड़ी पुरानी हो गई तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर तो स्पीड अब ये कम हो गई तो मैक्सिमम सेफ स्पीड है। वी मैक्स को क्या बोलते हैं, लिख लो। वी मैक्स यहाँ पर मैक्सिमम सेफ स्पीड है। ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड है। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब तुम ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते हो, क्योंकि ये फिक्स्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। गाड़ी पुरानी होगी तो टायर थोड़े म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाएगी। तुम ज़्यादा स्पीड नहीं चला, गाड़ी चल सकती है स्पीड, लेकिन चलाओगे तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। मतलब बॉडी ऐसे है ना, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण बॉडी स्किड कर जाएगा बाहर की तरफ। इसलिए हम चाहते हैं कि स्पीड को बढ़ाए, तो हम करते हैं बैंकिंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वी मैक्स। याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा और है फिर खत्म हो जाएगा। देखो तो ये वही है, गाड़ी पहले अभी ये आ रही थी सीधे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रोड है। अभी इससे पहले वाले में गाड़ी ऐसे आकर के सीधा मुड़ गई, ऐसे आकर के सीधा मुड़ गई, लेकिन अभी गाड़ी ऐसे आकर के ऐसे ऊंचा गई है, ऐसे नीचे आई। तो यहाँ पर क्या लिखा हूँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडर ए कार जिसकी मास m है, तो और इस पे g नीचे की तरफ लगेगा, ये नीचे की तरफ देखो, ध्यान से एरो को देखो, mg नीचे लगा। गोइंग अलोंग ए कर्व पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस क्या है r, ये वाला r रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, o से लेकर के एरो को देखना, एरो को ध्यान से देखना। r विथ स्पीड, ये तुम्हारी तरफ ऐसे करके आ रहा है विथ स्पीड, स्पीड कितनी दी गई है v ऑन ए बैंक रोड, ये एंगल है बैंकिंग ऑफ थीटा। इसको देखते रहो, जो ये है ना मार्कर, इसको ध्यान से देखते रहो, जो मैं जहाँ ले जा रहा हूँ अभी ओ के पास ले आया हूँ, ये एंगल को अपन एंगल ऑफ बैंकिंग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आगे के बाद, अब अपन बनाएंगे इस बॉडी पे, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो ये इंक्लाइन प्लेन था, इसको थोड़ा सिंपल बना दिए। ये मेरा ये जो ब्लॉक है ये कार है, तो एम जी हमेशा नीचे लगता है। देखो ये एम जी था, इसको नीचे बना दिया। ये एंगल थीटा है। नॉर्मल कैसा लगा, यहाँ मैंने नॉर्मल एन नहीं लिखा, देखो एरो आर लिखा हूँ। तो नॉर्मल हमेशा पॉइंट जहाँ कांटेक्ट में है, सरफेस कांटेक्ट में है, इसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप इसको आगे ऐसे बढ़ा दोगे तो ये जो एंगल है और ये एंगल थीटा होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया ये चीज़, जो एंगल इधर थीटा है 30 डिग्री, तो ये भी मतलब एम जी और ये नॉर्मल कंपोनेंट का बैक साइड वाला एंगल क्या होगा, सेम। क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 होगा, और ये वाली एंगल कितना लिखा हूँ, 90 माइनस थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना है, एरो देखो, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 90 डिग्री दिख ही रहा है। ये सरफेस पे नॉर्मल है, ये सरफेस पे नॉर्मल है, यानी पूरी 90 है। लेकिन आधी ये आधी कितनी दी गई है, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो आपने जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, थीटा मिलेगी। थीटा रखोगे तभी तो ये पूरी 90 मिलेगी, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे तो ये पूरी कितनी मिल गई। अगर आप इसमें प्लस थीटा कर दोगे, माइनस 90 तो है, प्लस थीटा अगर कर दोगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 0, और बचा क्या, 90। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90। इसलिए आप सबसे सिंपल चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ थीटा है तो ये भी कितना लेना, थीटा। ये एम जी है, ये आर है। अब देखो ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये अगर आर है तो ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा। और जिस साइड आर कॉस थीटा है उसके परपेंडिकुलर में आर साइन थीटा होगा। लेकिन इधर मत बना देना, इधर इधर क्यों नहीं बनाना, क्योंकि आर तो बीच में है ना। आपने क्या पढ़ा था, ऐसे करके पढ़ा था ना कि कोई बॉडी पे फोर्स ऐसा लगता है, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरह से। उसी तरह यहाँ पर जो है ये इस साइड है, तो आप इसको किधर रिजॉल्व करोगे, इस साइड और इस साइड, इसी के बीच में ये सेंटर वाला पार्ट होगा, ठीक है नहीं।
समझ गया ना। इसलिए इस साइड एक साइड होगा जिधर थीटा है, देखो ये थीटा जिधर है उधर होता आर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है वो क्या होगा, आर साइन थीटा। समझ गए। चलो अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आप ध्यान दोगे तो आपको नहीं होगा। देखो सेंटर यहाँ है तो सेंटर यहाँ भी है, ये सेंटर हमने कंसिडर किया, ठीक। चलो ये पॉइंट को अगर आप यहाँ बनाओगे, ये इस चीज को, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसी को यहाँ शिफ्ट करोगे तो आप जान रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, दैट इज एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, एफ इस साइड लग रहा है, एफ इंक्लाइन प्लेन में लग रहा है। एफ की डायरेक्शन क्या है, देखो ये है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, यानी ये टायर के बीच में लगेगा ना। मैं डार्क कर रहा हूँ कलर से, देखो फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ लगेगा ना, रेड कलर से देखो किया हूँ डार्क, अभी ब्लू कलर से करूँगा ताकि तुमको क्लियर हो जाए ये चीज़। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये डायरेक्शन है। अच्छा तो क्या किया गया है इधर एम जी है ना। अब ये, अब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये है ना, और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, ये वाली डायरेक्शन स्ट्रेट वर्टिकल जो है वो किसकी है, आर साइन थीटा की। तो अगर आप, ये मैंने क्या लिखा है, आर साइन थीटा, है ना। अब ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा थीटा है, तो ये तुम्हारा थीटा होगा। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में समझ में आएगा आपको। जैसे ये ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, ये आपका व्हीकल है इस तरह से, है ना। फ्रिक्शन फोर्स रेड कलर से बना रहे, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉर्मल है ना, ये थीटा था, ठीक है। ये है एम जी, ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक। अगर आप इसको इस साइड ऐसे बढ़ाओगे आगे तो ये भी थीटा ही होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये क्या होगा, एन, एन की जगह मैं आर लिख रहा हूँ ताकि मैंने यहाँ आर यूज़ किया, तो यहाँ क्या लिखूंगा, आर, ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये थीटा, और ये भी थीटा, यानी ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब मैं येलो कलर यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना। तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो जेड बन रहा है, ध्यान से देखो, ये देखना ध्यान से, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, येलो कलर देखो, ये ऐसे गया, तो ये वाली एंगल जो होगी, ये वाली एंगल वही होगी। तो ये वाले जो इस साइड जो लग रहा था ये एफ था, तो इधर थीटा था, तो ये भी क्या होगा, थीटा, यानी ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जिधर एफ है इधर थीटा है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो इस साइड जो है ये दो चीज आया, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इस साइड आया, वही मैंने यहाँ पर बनाया है। और इस साइड बॉडी पे अलोंग दी आउटवर्ड क्या लगता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर कॉस थीटा, तो यहाँ आर कॉस थीटा लिखा हुआ है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, देखो एम जी तो है और ये एफ था, अभी मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, ये तुम्हारा एफ है, ये थीटा है, तो इस साइड हुआ, इस साइड हुआ एफ कॉस थीटा, तो नीचे की साइड क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एफ साइन थीटा। एक बार फिर से बताता हूँ इसको मिटा करके ताकि तुमको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, देखना ध्यान से। यही तो डायग्राम बनाना है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। देखना इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे लगता है, ये बॉडी है, कार है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक। ये ये पॉइंट हो गया, ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी, नॉर्मल किधर लगेगा, इस साइड। आप इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये एंगल अगर थीटा है
तो ये कितना होता है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब मैं चेंज कर रहा हूँ वाइट कलर, यहाँ n है तो ये क्या होगा, n cos थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चाहे r भी लिख सकते हो, r और n एक ही चीज़ है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कोई भी चीज़ लिख सकते हो, r मतलब नॉर्मल रिएक्शन या r n मतलब भी नॉर्मल रिएक्शन, लिखते रहो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है आपकी, ठीक है। इस साइड ये n को मैंने रिजॉल्व किया इस साइड, तो n cos थीटा आया। इस cos थीटा के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा, n साइन या r साइन थीटा आएगा। अब एक चीज देखो, अब मैं चेंज कर रहा हूँ येलो कलर, ध्यान से देखना, ये और ये क्या बन गया, z। तो ये थीटा अगर है तो ये भी क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, देखो रेड मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये वाली एंगल क्या होगा बताओ, ये वाली एंगल, देखो अभी एरो से करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें। ये वाली एंगल क्या होगी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितनी होगी, थीटा होगी। और इस साइड आपका, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थीटा, यहाँ क्या लिख दूंगा, थीटा। और इस साइड आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, जो जिधर थीटा होता है उसके साइड रिजॉल्व करेंगे तो इस साइड क्या मिलेगा अपने को, फ्रिक्शनल फोर्स कॉस थीटा। और जिधर थीटा नहीं है इधर क्या मिला, फ्रिक्शन एफ एफ कॉस थीटा या फ्रिक्शन फोर्स कॉस थीटा। देखो लिखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर एन, तो यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, तो ये टर्म क्या कहलाएगा, प्लस ये तुम्हारा एफ था तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जिस क्योंकि एफ कॉस थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर जो नीचे की तरफ है उसको क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा। अब ये वाली फोर्स तो यहाँ लिखा हुआ है आर या एन, एक ही बात है, नॉर्मल रिएक्शन। ये वाली फोर्स जो है ये क्या है, एन या आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है। बाहर की तरफ बॉडी पे लगेगा रेडियली आउटवर्ड, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर होगा ना, आर स्क्वायर में एम बी स्क्वायर बाई आर होगा इस साइड। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, बैलेंस करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स को। कहने का मतलब जी वाला फोर्स बैलेंस कंडीशन में, बॉडी ना ही ऊपर नीचे नहीं जा रही है, ऊपर नीचे भी नहीं जा रही है, ऐसे ऐसे भी नहीं जा रही है, बॉडी आराम से गोल घूम रही है बैंकिंग वाली रोड, समझ गए। ना बॉडी इधर जा रही है ना बॉडी इधर जा रही है, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे जा रही है। यानी ऐसा कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉडी बैलेंस होगा, यानी ये फोर्स इसके बराबर होगा, ये वाली फोर्स इसके बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी दिस होल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसको थोड़ा सॉल्व किए, एम वी स्क्वायर एफ को क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन, यानी म्यू आर दैट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन आर है, कॉस थीटा इसको इक्वेशन 1 माने, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिए, फ्रिक्शन फोर्स की जगह म्यू आर लिख दिए। नेक्स्ट है कंसिडरिंग वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स कंसिडर करें तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर दिए, तो यहाँ क्या मिला, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, ये इधर जाएगा ये वाला टर्म, तो प्लस से हो जाएगा माइनस, और यहाँ रह गया एम जी, ठीक है, यहाँ क्या रह गया, एम जी, ठीक है। ये इक्वेशन 2, 1 से 2 को डिवाइड कर दो, तो 1 में ये था 2 में ये था, ये हमने डिवाइड किया तो क्या मिल गया, एम एम कट गया, वी स्क्वायर बाई आर जी मिला, इसको एज इट इज रखें। अब हम क्या करेंगे, कुछ अलग करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एल एच एस, ये एल एच एस होती है और ये आर एच एस, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिवाइड करेंगे, एल एच एस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे आर कॉस थीटा से, तो क्या होगा, देखो आर कॉस थीटा से सभी को डिवाइड कर दो, कहने का मतलब देखो यहाँ लिखा हूँ आर कॉस थीटा से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ओवरऑल ये आर कॉस थीटा है, यहाँ भी आर कॉस थीटा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब देखो आर 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 कट गया, साइन बाई कॉस क्या होता है 10,
म्यू रह गया, कॉस बाई कॉस क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसको काट ही देते हैं यहाँ पर, ये और ये कट गया, दैट इज कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा 1, है ना। तो यहाँ क्या मिल गया, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस यहाँ भी आर कैंसिल हो गया, म्यू मिला, साइन बाई कॉस tan होता है v² बाई आर जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, ये पूरे के साथ, ये जो पूरी वैल्यू है इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, आर जी। तो आर जी इधर हो जाएगा, तो आर जी यहाँ से चला गया। अब जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर दिया। यहाँ म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप देखो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड डिपेंड कर रहा है, पहले तो आर जी म्यू था, लेकिन अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अब ये डिपेंड कर रहा है आर और जी में, तो पहले ही था ना, म्यू आर जी था, लेकिन म्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। म्यू अगर गाड़ी पुरानी हो गई तो भी फर्क नहीं पड़ता, थीटा तो है, एंगल का इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो दो टर्म आ गया ना, थीटा भी आ गया, म्यू भी आ गया। पहले वाले में क्या था, सिर्फ और सिर्फ म्यू आर जी था, और अभी फायदा क्या हो गया, थीटा भी आ गया, यानी एंगल ऑफ बैंकिंग भी आ गया। समझ गए ना, एंगल ऑफ बैंकिंग पे भी डिपेंड करता है वी। तो दो टर्म आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड। अब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगा देंगे। मान लो अगर गाड़ी, हम चाहते हैं कि हम फ्रिक्शन को पूरा नेग्लेक्ट कर दें, नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, ठीक है। आप चाहते हो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उस समय स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। फ्रिक्शन है ही नहीं मतलब म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो गया, तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा पूरा। तो टेन थीटा आएगा, ये तो 1 आ गया, टेन थीटा बाई 1 10 ही आएगा, ये जीरो पूरी, तो क्या आया, टेन थीटा आया। तो टेन म्यू आर जी टेन थीटा आएगा फॉर्मूला, अगर फ्रिक्शन को आप कंसिडर नहीं करोगे कि फ्रिक्शन है ही नहीं भाई, ठीक है। अगर फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन इज देयर, ठीक है, मतलब म्यू की वैल्यू जीरो है उसके केस में, तो इस समय स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, आर जी टेन थीटा, ठीक है इसमें। तो वी स्क्वायर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आर जी टेन थीटा, और टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर मिनिमम वेयर एंड टेयर। तो मिनिमम वेयर एंड टेयर के लिए आप चाहते हो कि गाड़ी की ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं हो, फ्रिक्शन को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा एंगल ऑफ बैंकिंग करना पड़ेगा। यानी स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, देखो गाड़ी की स्पीड एंगल ऑफ बैंकिंग पे डिपेंड कर रही है, समझ गए। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आया, पहला फॉर्मूला म्यू आर जी, दूसरा फॉर्मूला आर जी टेन थीटा, और तीसरा फॉर्मूला आर जी म्यू प्लस टेन थीटा। तीनों फॉर्मूला अलग अलग है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि अगर लेवल रोड है और फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। दूसरा, बैंकिंग वाला रोड है लेकिन फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो ग्रिप, टायर में ग्रिप नहीं है, मान लो फ्रिक्शन को कंसिडर ही नहीं कर रहे, जीरो फ्रिक्शन है, तो आपको, मतलब फ्रिक्शन लेस है, सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, तभी तो बोलेंगे फ्रिक्शन है ही नहीं। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस में मैक्सिमम स्पीड निकालने का तरीका ये होता है। ये फॉर्मूला तो कहीं यूज़ ही नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसा कोई सरफेस ही नहीं है जो फ्रिक्शन लेस है, इवन हम चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी गाड़ी की भी टायर भी अच्छी है और गाड़ी थोड़ी बैंक की हुई है, फ्रिक्शन लेस रहता तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट पे मैं डाल दूंगा, पूरा चैप्टर का, हर चैप्टर का धीरे धीरे करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।